6 साल से ज्यादा का लंबा और थका देने वाला इंतजार, 91 गवाहों की दिल दहला देने वाली गवाही और फॉरेंसिक लैब की सैकड़ों रिपोर्ट्स। आखिरकार दिल्ली की कक्कड़डुमा कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाते हुए दिल्ली दंगों के दौरान अंकित शर्मा के हत्या के आरोपियों को दोषी करार देने के बाद सजा का ऐलान कर दिया है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि दिल्ली दंगों के दौरान आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या कोई अचानक भड़की हिंसा का नतीजा नहीं थी, बल्कि ये क्रूर और बर्बर हिंसा थी। और कोर्ट के मुताबिक हत्या का मुख्य दोषी कोई और नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी का पूर्व निगम पार्षद ताहिर हुसैन है। लेकिन सवाल यह है कि अंकित शर्मा के साथ उस रात क्या हुआ था? आखिर ताहिर हुसैन कौन है जिसका घर दंगाइयों का कंट्रोल रूम बन गया? और कैसे 10वीं पास ताहिर हुसैन यूपी के अमरोहा से दिल्ली तक पहुंचा और कैसे अंकित शर्मा हत्याकांड का दोषी बन गया? छब्बीस फरवरी 2020 की सुबह उत्तर पूर्वी दिल्ली का खजूरी खास इलाका, हवा में अभी भी बारूद और जले हुए टायरों की बदबू थी। तभी चांदबाग पुलिया के पास वाले नाले के किनारे पुलिस की हलचल बढ़ जाती है। नाले के काले बदबूदार पानी से एक लाश निकाली जाती है। लाश की हालत ऐसी थी कि वहां खड़े सख्त से सख्त पुलिस वालों का दिल भी दहल गया। डेड बॉडी पर सिर्फ एक अंडरवियर था और पूरे बदन पर धारदार हथियारों के अनगिनत गहरे निशान। ये लाश 26 साल के एक जाबाज नौजवान अंकित शर्मा की थी, जो देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियों में से एक आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट के पद पर तैनात थे। एक ऐसा नौजवान जो देश की सुरक्षा के लिए दुश्मनों की टोह लेने के लिए ट्रेन हुआ था, लेकिन वो अपने ही घर के बाहर चंद कदमों की दूरी पर एक ऐसी भीड़ के हत्थे चढ़ गया जिसमें इंसानियत खत्म हो चुकी थी। पुलिस चार्जशीट के मुताबिक अंकित की हत्या सामान्य नहीं थी, बल्कि एक क्रूर हमला था। इस कांड की स्क्रिप्ट साल 2020 में 23 से 29 फरवरी तक हुए दंगों के दौरान लिखी गई थी। इससे पहले साल 2019 के अंत से दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रदर्शन चल रहे थे। शाहीन बाग और अन्य इलाकों में प्रदर्शन शुरू हुए, फिर धीरे धीरे उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद और चांदबाग जैसे इलाकों में भी प्रदर्शनकारियों ने कुछ सड़कें ब्लॉक कर दी। लेकिन तनाव की शुरुआत साल 2020 में 22 फरवरी की रात हुई, जब जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे मेन सड़क को लगभग 500 से 1000 प्रदर्शनकारियों ने पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। इसके बाद इलाके में तनाव बढ़ने लगा। इस बीच 23 फरवरी को बीजेपी नेता कपिल मिश्रा मौजपुर चौक पहुंचे और उन्होंने CAA के विरोध में ब्लॉक की गई सड़कों को खाली कराने की मांग रखी और पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया। लेकिन शाम तक हालात बिगड़ गए। मौजपुर और जाफराबाद इलाकों में CAA समर्थकों और विरोधियों के बीच पथराव शुरू हो गए। 24 फरवरी तक हिंसा जाफराबाद मौजपुर से बढ़कर चांदबाग, भजनपुरा, गोकुलपुरी और खजूरी खास के इलाकों तक फैल गई। दुकानों, गाड़ियों और पेट्रोल पंपों को फूंक दिया गया। चांदबाग इलाके में भीड़ के हमले में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतनलाल की गोली लगने से मौत हो गई। इसी दिन शाहदरा के पूर्व DCP अमित शर्मा भी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक 25 फरवरी तक उत्तर पूर्वी दिल्ली पूरी तरह से सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में आ गई। प्रदर्शनकारियों ने टायर मार्केट, स्कूलों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया। इसी बीच खजूरी खास में रहने वाले अंकित शर्मा भी इसी हिंसा का शिकार हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंकित हिंसा के बीच अपने परिवार के लिए कुछ बेहद जरूरी घरेलू सामान लेने के लिए घर से बाहर निकले थे। इस बीच उन्होंने हिंसक भीड़ को समझाने की कोशिश की। दंगाई उन्हें पहचान गए और इसके बाद उन्हें खींचकर ताहिर हुसैन के घर की तरफ ले जाया गया। फिर कोर्ट में 91 गवाहों की दहला देने वाली गवाही, उनमें से 7 आई विटनेसेस की आंखों देखी और फॉरेंसिक लैब की सैकड़ों रिपोर्ट्स ने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था कि अंकित के साथ भीड़ ने क्या किया।
कोर्ट में सबसे पहली और सबसे बड़ी गवाही थी विकल्प कोचर और उनके भाई की। विकल्प कोचर की हिंसा वाली जगह के पास ही बेकरी की एक दुकान थी जिसे दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया था। विकल्प ने कोर्ट के सामने खड़े होकर कांपती आवाज में कहा कि मैंने ताहिर हुसैन और उसके साथ अनस नाम के लड़के को भीड़ के बीच देखा। ताहिर अपनी छत से चिल्लाकर भीड़ को कह रहा था, उकसा रहा था कि मारो, इनको छोड़ना मत। विकल्प ने वारदात की जगह और शव को नाले में फेंके जाने के समय की पुष्टि अपने बयान में की थी। फिर दूसरे गवाह प्रदीप वर्मा ने भी इस केस में बड़ी गवाही दी। मोंगा नगर की गली नंबर 6 के पास रहने वाले प्रदीप ने बताया कि 25 फरवरी की शाम करीब 5 बजे उन्होंने नाजिम और कासिम नाम के 2 लड़कों को अंकित शर्मा को बेरहमी से घसीटते हुए देखा। इसके बाद इलाके में चाय की दुकान चलाने वाले आकाश और उनके भाई भरत उर्फ कालू ने कोर्ट में आकर दंगाइयों की भीड़ में शामिल चेहरों की पहचान की और बताया कि कैसे अंकित पर वार किए जा रहे थे। अदालत ने आकाश और भरत की गवाही को सबसे अहम माना। मौके पर मौजूद 2 पुलिस वालों हेड कांस्टेबल राहुल और हेड कांस्टेबल प्रवीण ने साफ साफ कहा कि ताहिर दंगाइयों की उस हिंसक भीड़ का कमांडर बना हुआ था जो सांप्रदायिक नफरत फैला रही थी। हालांकि कोर्ट ने इन दोनों पुलिसकर्मियों के बयानों को क्रेडिबल नहीं माना, लेकिन कोर्ट में प्रियंका गौर नाम की महिला के बयानों ने ताहिर के हर झूठ की धज्जियां उड़ा दी, जिसमें वो खुद को बेकसूर बता रहा था। प्रियंका के मुताबिक उन्होंने मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन को उसके घर के पास सड़क पर देखा था, जहां वो अपनी बॉडी लैंग्वेज और इशारों से दंगाई भीड़ को दयालपुर की तरफ बढ़ने के लिए भड़का रहा था। लेकिन ताहिर हुसैन के वकील लगातार कोर्ट में दलील दे रहे थे कि दंगे के वक्त हर तरफ अफरा तफरी थी, गवाह डर के मारे कुछ भी कह रहे हैं और पुलिस उन्हें फंसा रही है। लेकिन पुलिस ने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी एफएसएल की रिपोर्ट भी पेश की। दिल्ली पुलिस की एफएसएल टीम ने चांदबाग के बदबूदार नाले पर पहुंचकर सबूत जुटाए थे। टीम को वहां पड़ी एक पुरानी प्लास्टिक की शीट पर और कुछ कागज के टुकड़ों पर खून के सूखे हुए धब्बे मिले थे। रोहिणी फॉरेंसिक लैब में अंकित शर्मा के परिवार के डीएनए सैंपल से इसका मिलान किया गया। रिपोर्ट पॉजिटिव आई कि खून जो वहां पर मिला था वो अंकित शर्मा का ही था। कोर्ट के आदेश में इस डीएनए रिपोर्ट को सबसे बड़ा सबूत माना गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस के हाथ एक और चौंकाने वाला सबूत लगा था। दरअसल दंगों के बाद पुलिस ने एक आरोपी हसीन उर्फ मुल्ला जी का मोबाइल फोन जब्त किया। उस फोन में एक कॉल रिकॉर्डिंग मिली जिसमें हसीन किसी से बात करते हुए बड़े गर्व से कबूल कर रहा था कि हाँ, मैंने एक बंदे को ठिकाने लगा दिया है और उसकी लाश को नाले में फेंक दिया है। वॉइस सैंपल मैचिंग रिपोर्ट में यह बात कंफर्म हो गई थी। इसके अलावा कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर और सेल आईटी चार्ट से ये भी साफ हो गया कि अंकित की हत्या के समय ताहिर हुसैन और उसके बाकी साथी उसी चांदबाग पुलिया के पास मौजूद थे। साथ ही एफएसएल के विशेषज्ञों और डॉक्टरों ने आरोपियों के पास से बरामद चाकुओं और कटर के ब्लेड की चौड़ाई, उसकी लंबाई, शार्पनेस और बनावट की तुलना अंकित शर्मा के शरीर पर मिले घावों की गहराई से की थी। इसके बाद कोर्ट में विशेषज्ञों ने अदालत को ओपिनियन दिया कि अंकित के शरीर पर मिले घाव बरामद किए गए इन्हीं हथियारों से किए जा सकते हैं। लेकिन अंकित शर्मा हत्याकांड की इस कानूनी लड़ाई में एक वक्त ऐसा आया जब सच और झूठ का फैसला करना बेहद पेचीदा हो गया। बचाव पक्ष के वकील लगातार दावा कर रहे थे कि जिन चश्मदीदों ने गवाही दी है उनकी दुकानों या घरों से वारदात की जगह दिखना नामुमकिन है। इस उलझन को सुलझाने और न्याय की कसौटी पर गवाहों को परखने के लिए कक्कड़डुमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। मई के महीने में भारी पुलिस बल, सरकारी वकीलों और बचाव पक्ष के वकीलों के साथ पूरी कोर्ट खुद चांदबाग की उन खौफनाक और तंग गलियों में पहुंच गई। अदालत ने खुद ग्राउंड पर जाकर एक एक गवाह की लोकेशन, उनकी दुकानों और ताहिर हुसैन के घर की दूरी का फिजिकल इंस्पेक्शन किया। जज ने अपनी आंखों से इस बात की तस्दीक की कि गवाह जहां खड़े थे वहां से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था या नहीं।
इस अदालती दौरे ने ताहिर हुसैन के वकीलों के उन तमाम दावों की धज्जियां उड़ा दी जिसमें वो गवाहों को झूठा बता रहे थे। आखिरकार इस ठोस जमीनी हकीकत और वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर कोर्ट ने माना कि अंकित शर्मा की हत्या में ताहिर समेत अन्य आरोपियों का सीधा हाथ था और 11 में से 5 आरोपियों ताहिर हुसैन, नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या, आईपीसी 147 148 के तहत दंगा भड़काने, आईपीसी 153 ए के तहत धर्म के आधार पर दुश्मनी फैलाने, आईपीसी 365 के तहत अपहरण और आईपीसी 149 के तहत गैर कानूनी सभा का दोषी माना है। हालांकि कोर्ट ने ताहिर हुसैन और अन्य दोषियों को आईपीसी 120 बी के तहत आपराधिक साजिश के आरोपों से बरी कर दिया, जबकि बाकी 6 आरोपी हसीन उर्फ मुल्ला जी, फिरोज, गुलफाम, शोएब आलम, समीर खान और मुंतजिम को कोर्ट ने बरी कर दिया, ये कहते हुए कि केवल कॉल रिकॉर्डिंग या मोबाइल लोकेशन का होना हत्या जैसी गंभीर धारा में दोषी ठहराने के लिए ज़रूरी नहीं है। अब सवाल ये है कि आखिर ताहिर हुसैन कौन है और वो फर्श से अर्श तक और फिर अर्श से फर्श तक कैसे पहुंचा। ताहिर हुसैन करीब 20-25 साल पहले उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के छोटे से गांव पौरारा में रहता था। घर के हालात बेहद खराब थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भयानक गरीबी थी और ऊपर से सौतेली मां का बर्ताव भी ठीक नहीं था। रोज रोज के तानों और तंगी से परेशान होकर ताहिर एक दिन चुपचाप घर से भागकर दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली की तंग गलियों में ठोकरें खाते हुए वो फर्नीचर का काम करने लगा। फिर धीरे धीरे उसकी किस्मत पलटी और उसका फर्नीचर का कारोबार चल पड़ा। उसने दिल्ली के चांदबाग इलाके में अपनी एक 5 मंजिला आलीशान बिल्डिंग और फैक्ट्री खड़ी कर ली। अमरोहा के जिस गांव को वो छोड़कर भागा था, वहां की जमीनें और पुश्तैनी मकान को उसने बेच दिया और अपना पूरा बेस दिल्ली में ही शिफ्ट कर लिया। लेकिन ताहिर सिर्फ पैसे पर रुकने वाला नहीं था। आगे चलकर उसने राजनीति में जाने का फैसला किया। इसी दौरान उसकी नज़दीकियां आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं से बढ़ी। ताहिर का रसूख बढ़ा और साल 2017 के एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने उसे पूर्वी दिल्ली के नेहरू विहार से टिकट दे दिया। चुनाव का नतीजा आया और ताहिर हुसैन माननीय निगम पार्षद बन गया। यानी जो लड़का कभी खाली जेब के साथ दिल्ली आया था, वो चुनावी हलफनामे के मुताबिक साल 2020 तक करीब 18 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन चुका था। और अंकित शर्मा हत्याकांड में जैसे ही उसका नाम आया तो फर्श से अर्श तक पहुंचा ताहिर फिर से फर्श पर आ गया। हत्याकांड में नाम आते ही आम आदमी पार्टी ने तुरंत उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन राजनीति का खेल देखिए, दिसंबर 2024 में जब वो जेल में बंद था, तब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM ने उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। यही नहीं, साल 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में AIM ने उसे उत्तर पूर्वी दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से अपना उम्मीदवार बना दिया। जेल के अंदर उसने चुनाव लड़ा, खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन ताहिर हुसैन लगभग 33,000 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहा और बुरी तरह हार गया। यानी अंकित शर्मा मर्डर केस में और ताहिर हुसैन की कहानी में सियासत से लेकर नफरत तक सब कुछ है। आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।